हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, दिशा एराइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे सिविक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 की, जो हमारा था संघवाद। हमने देखा कि संघवाद क्या है। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों को ही मिलाया गया है, जिसके अंतर्गत एक ही धरातल पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अपना कार्य करते हैं। संघवाद का हमने उसका संधि विच्छेद किया था। तो संघ का मतलब होता है संगठन और वाद का मतलब होता है विचार। संगठन के विचार जहां जब एक जगह होते हैं तो उसे संघवाद कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था भारत के अंतर्गत संघवाद क्या है या भारत की संघीय व्यवस्था क्या है। तो हमने देखा था उसके अंतर्गत कि भारत की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र को सर्वाधिक सत्ता दी गई है और सत्ता का जो बंटवारा किया गया था संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत वो 3 भागों में किया गया था। सबसे पहले हमने देखा था सूचियों में इनको बांटा गया था। वो सबसे पहली सूची थी संघ सूची, दूसरी सूची राज्य सूची और तीसरी सूची थी समवर्ती सूची। हम बात करते हैं संघ सूची। तो संघ सूची के अंतर्गत हमने देखा था कि इसके अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र के पास और इसके अंतर्गत पहले 97 विषय थे, अब 100 विषय हो चुके हैं। उसके बाद हमने देखा कि राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। इसके अंतर्गत पहले 66 विषय थे, अब 61 हो चुके हैं। पहले 66 थे, अब 61 विषय हो चुके हैं। और उसके बाद जो तीसरी सूची आती है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत पहले 47 विषय थे, अब कुल मिला के 52 विषय हो चुके हैं। हमने देखा इनके अंतर्गत विषयों को भी विभाजित किया गया है। तो इन विषयों के अंतर्गत यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर के यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी विषय होंगे उन मामलों पर कानून बनाने का कार्य कौन करेगी? केंद्र सरकार। अब हम बात करें तो राज्य सूची के अंतर्गत किन विषयों को शामिल किया गया था? पुलिस, व्यापार, इनसे संबंधित, कृषि, संचार, इनसे संबंधित इनको शामिल किया गया था। समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा को शामिल किया गया था। यह सब हमने पहले वीडियो में देखा है। आज हम अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं भारत की भाषा नीति। कौन सी नीति? भारत की भाषा नीति क्या थी? यह भारत देश के अंतर्गत कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया है। वर्तमान में भारत में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, वो हम देखते हैं। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भारत नीति को लेकर, भाषा नीति को लेकर होती है। भारत के संघीय ढांचे की जो दूसरी परीक्षा होती है वो भाषा की नीति को लेकर हुई थी। भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा न देकर हिंदी और अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखना, भारत देश के अंतर्गत किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा ना देकर हिंदी और अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। ध्यान रखना, यह वर्ड आपके सामने आया है, अनुसूचित भाषा। इसके बाद यदि हम बात करें, अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। किसके रूप में? राजकीय भाषा के रूप में, विशेषकर गैर हिंदी भाषी प्रदेशों को देखते हुए। गैर हिंदी, अब अपन बात करें गैर हिंदी कौन कौन से, जैसे कई राज्य भारत के अंतर्गत हम ऐसे कह सकते हैं जहां पर हिंदी प्रयोग में नहीं ली जाती है, इसलिए वहां पर अपने राजकीय कार्य संपन्न करवाने के लिए अंग्रेजी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया है? राजकीय भाषा का। और इसके अंतर्गत यदि हम एक बार और देखें तो हिंदी की यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत इनको, हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आगे हम देखते हैं इसके अंतर्गत तो हमें देखने को मिलता है, देखिए सभी राज्यों की मुख्य भाषा के रूप में यहां से सभी राज्यों की मुख्य भाषा का विशेष ख्याल रखा गया है कि राज्यों की जो मुख्य भाषा होती है, जैसे राजस्थान की अपने भाषा की बात करें तो राजस्थानी है, महाराष्ट्र के मराठी है, गुजरात की गुजराती है, ठीक है ना, तमिलनाडु की तमिल लैंग्वेज है। इस प्रकार सभी राज्यों की उनकी भाषाओं का सम्मान किया गया है या उनका ख्याल रखा गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया है। हिंदी को कौन सी भाषा माना गया है? राजभाषा। भारत देश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। पर हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है। कितने फीसदी? 40% भारतीयों की मातृभाषा कौन सी है? हिंदी है। ये आप थोड़ी सी ध्यान रखना।
भारतीयों की क्या है, मातृभाषा है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए हैं। मतलब जो 60% लोग ऐसे हैं जो गैर हिंदी भाषा बोलते हैं, उनके लिए यहां पर अनेक संरक्षण के उपाय किए गए हैं। क्या किए गए? संरक्षण के मतलब उनको बचाने का प्रयास किया गया है और उनको भी अपने क्षेत्र के अंतर्गत सम्मान दिया गया है। अब हम आगे की ओर इसके अंतर्गत देखें तो केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत बताया है कि केंद्र सरकार, देखिए केंद्र सरकार के किसी भी पद पर चुनाव, किसी भी पद का जो उम्मीदवार होता है वह किसी भी भाषा के अंतर्गत क्या दे सकता है, परीक्षा दे सकता है। चाहे वो हिंदी हो, चाहे तमिल हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, चाहे बंगाली हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, चाहे पंजाबी भी कह सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज के अंतर्गत वह परीक्षा दे सकता है। जबकि ध्यान रखना, उम्मीदवार उसे विकल्प के रूप में चुने। किसके रूप में चुने? विकल्प के रूप में। आज हम कोई एग्जाम फॉर्म भी यदि भरते हैं तो उसके अंतर्गत हमारे को पूछा जाता है कि आप किस लैंग्वेज के अंतर्गत एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हो, हिंदी या इंग्लिश। हमारे को 2 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है ना। ऐसे हर राज्य के अंतर्गत उनकी भाषा से संबंधित उनको विकल्प चुनना होता है। इसलिए आगे यदि हम अब बात करें तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा कौन सी है? भाषा नीति को लेकर हुई। भाषा की हमारे बहुत दिक्कत थी, इसलिए भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा ना देकर हिंदी और अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, विशेषकर गैर हिंदी प्रदेशों के अंतर्गत जहां पर हिंदी प्रयोग में नहीं ली जाती है। उसके बाद में सभी राज्यों की मुख्य भाषा को विशेष ख्याल रखा गया है। सभी राज्यों की जो मुख्य भाषा है, जो उनकी पर्सनल लैंग्वेज होती है किसी स्टेट की, तो उनका सम्मान किया गया है भारत देश के संविधान के अंतर्गत। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। मैंने आपको बता दिया था अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यह 22वीं भाषा के रूप में अपन कहते हैं। इसलिए अन्य भाषाओं को संरक्षण के दूसरे उपाय किए गए, क्योंकि 40% लोगों की जो मातृभाषा है वो कौन सी है? हिंदी है, ठीक है ना। और इसके बाद हमने देखा केंद्र सरकार के किसी भी पद का उम्मीदवार किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, लेकिन उसको उससे पहले विकल्प चुनना होगा। क्या चुनना होगा? अपना एक विकल्प चुनना होगा कि जिससे वह उस लैंग्वेज के अंतर्गत अपना एग्जाम दे सके। अब हम पढ़ेंगे कि संघवाद की इस प्रक्रिया के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य क्या संबंध होता है। देखिए, हम देखते हैं केंद्र और राज्य के मध्य क्या संबंध है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल, ध्यान रखना, शासक दल जो प्रेजेंट में सरकार होती है किसी, और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। ध्यान रखना, सत्ता की जो साझेदारी की हम बात करें, हमने पहला चैप्टर पढ़ा था सत्ता की साझेदारी क्या होती है। एक नागरिकों का सरकार के साथ जो जुड़ाव होता है उसी को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो सत्ता की साझेदारी व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, ये किस पे डिपेंड करता है कि जो शासक दल है, प्रेजेंट में जिस शासक दल की सरकार है, हम कह सकते हैं सत्ता जिसकी है, और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करेंगे, ये डिपेंड करता है कि सत्ता की साझेदारी वास्तविकता में कैसा रूप लेगी। काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा है। इसका मैं उदाहरण आपको देता हूं। आजादी के पश्चात कांग्रेस पार्टी थी, आप सभी ने इस पार्टी का नाम सुना होगा, बेशुमार पार्टी है, बहुत फेमस पार्टी है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी वो सन 1885 ईस्वी में हो चुकी थी। भारत की सबसे यदि पुरानी पार्टी की हम बात करते हैं, राजनीतिक दल की बात करें, तो वो है कांग्रेस दल। तो कांग्रेस दल एक पुरानी पार्टी होने के कारण आजादी के बाद के प्रथम 3 चुनावों में इसका जबरदस्त रहा था प्रभुत्व। इसका प्रभुत्व जो है एक प्रकार से प्रभाव डाला है भारत देश के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी ने। तो हम कह सकते हैं ये कि हमारे यहां पर एक ही पार्टी का केंद्र और राज्यों के अंतर्गत शासन रहा है, क्योंकि उस समय पूरे भारत देश के केंद्र के अंतर्गत कांग्रेस का दबदबा रहा था। चौथे चुनाव में जाकर कई राज्य ऐसे थे जहां पर कांग्रेस को सीटें नहीं मिली, लेकिन फिर 5वें चुनाव के अंतर्गत फिर से कांग्रेस ने लीड ले ली। तो इसलिए हमारे भारत देश के लिए कहा जाता है कि यहां पर एक पार्टी ही अधिकांश क्या करती है, केंद्र और राज्यों पर शासन करती है। जैसे वर्तमान के अंतर्गत यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि
पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी केंद्र और अधिकांश राज्यों पर क्या कर रही है, शासन कर रही है। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया है। ध्यान रखना, इसमें बताया है कि इसका व्यवहारिक मतलब यह हो गया कि जो राज्य की सरकारें उन्होंने संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया है। मैंने आपको बताया था संघीय ढांचा है जो केंद्र और राज्य से मिलकर बनता है। इसके अंतर्गत यह बताया है कि राज्य सरकारें यदि हारती है, कोई सरकार वहां पर एक ही पार्टी द्वारा चलाई जाती है, तो इसका सबसे माइनस पॉइंट यह बताया गया कि संघीय इकाई के रूप में जो इनके अधिकार है उनका प्रयोग नहीं किया गया है। आगे हम यदि बात करें तो जब केंद्र, ध्यान रखना, जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की क्या की है, कोशिश की है। क्या हुआ, केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की है। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं सीधा सा कि हमारे भारत देश के अंतर्गत केंद्र की सरकार है वो है भारतीय जनता पार्टी की, और हमारे राजस्थान राज्य के अंतर्गत वर्तमान में कांग्रेस दल की सरकार है। तो राज्य में तो कांग्रेस की सरकार है, और हम यदि देश की बात करें केंद्र सरकार की तो वो है बीजेपी पार्टी, ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी। तो इस समय क्या हो जाता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के अंतर्गत क्या करती है, उनके मामले में अनदेखी करती है और उन पर ध्यान नहीं देती है। तो इसमें बताया है जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार, जैसे हमारे यदि बात करें तो वर्तमान में केंद्र की बात करें तो केंद्र में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और यदि हम हमारे स्टेट की बात करें राजस्थान की, तो ध्यान रखना कि राजस्थान में किस दल की सरकार है, तो राजस्थान में हम बात करें तो कांग्रेस की सरकार है। देखिए हमारे यहां पर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राजस्थान के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो हुआ क्या कि यदि जहां पर केंद्र और राज्य के अंतर्गत सरकारें अलग अलग होती है, किसी अलग अलग दल की सरकार होती है, तो अधिकांश ये होता है कि केंद्र जो सरकार होती है वो राज्य सरकार की अनदेखी करती है। इसके अंतर्गत यही बताया गया उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती है। ध्यान रखना, इसके अंतर्गत एक बात जो जबरदस्त बताएगी आपको कि उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके, संवैधानिक प्रावधान जो भारत देश के कॉन्स्टिट्यूट, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट है हमारा भारतीय संविधान, उसके अंतर्गत जो हमारे को अधिकार दिए गए उनका क्या करती है, दुरुपयोग करती है। कौन सी सरकार करती है, केंद्र सरकार। इसका क्या करती है, अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके जो विपक्षी दल होते हैं, जिन पार्टियों को सरकार बनाने का मौका नहीं मिलता है, उन विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को वो क्या कर देती है, भंग कर देती है। क्या कर देती है, भंग कर देती है। यह संघवाद की भावना, ध्यान रखना अगला पॉइंट इसके अंतर्गत क्या रहेगा कि यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल, यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। प्रतिकूल यानी संघवाद की जो भावना उसके प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। ध्यान रखना 1990 के बाद में यह स्थिति काफी बदल चुकी है, और इस अवधि में देश के अनेक राज्यों की हम बात करें, अलग अलग जो राज्य हैं उनके अंतर्गत क्षेत्रीय दलों का क्या हुआ है, उदय हुआ है। आज हम क्षेत्रीय दल की बात करते हैं तो किस प्रकार कि किसी राज्य के अंतर्गत वर्तमान में यदि कोई उम्मीदवार किसी पार्टी से ना जीतकर निर्दलीय जीत जाता है तो कहीं ना कहीं जाकर वो आगे अपना एक क्षेत्रीय दल बना लेता है, अलग से अपनी एक पार्टी बना लेता है। जैसे हम बात करें राजस्थान के अंतर्गत कई नेता ऐसे हैं जो निर्दलीय जीते हैं और उन्होंने कहीं अपनी पार्टी बना ली आरएलपी, ठीक है ना, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उन्होंने अपनी बना ली है। तो इसी प्रकार ये कह रहा है कि 1990 के बाद में ये स्थिति काफी बदल चुकी है केंद्र राज्य वाली, और देश के अनेक स्टेट ऐसे हैं जहां पर क्षेत्रीय दलों का क्या हुआ, उदय हुआ है। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। ध्यान रखना यही दौर केंद्र में गठबंधन की सरकार का था। किस प्रकार, ध्यान रखना गठबंधन की सरकार क्या होती है, मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था इसके बारे में
कि गठबंधन की सरकार वह सरकार होती है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर अपनी एक सरकार बनाते हैं, उसे ही गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो हमने देखा कि ये जो गठबंधन की सरकार है उसकी भी उस समय क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी इस दौर के अंतर्गत, चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। किसके अंतर्गत, लोकसभा के अंतर्गत। ध्यान रखना, सरकार किसकी बनती है, सत्ता किसको हासिल होती है कि लोकसभा के अंतर्गत बहुमत दल का नेता ही क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। और किसी एक पार्टी को उस समय बहुमत मिला ही नहीं, तो उस समय जाहिर सी बात है कि गठबंधन तो करना ही पड़ेगा। सरकार कब बनती है, जब किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा की वर्तमान सीटों में से यदि सर्वाधिक बहुमत यदि मिलता है तो उस पार्टी की ही सरकार बनाने का मौका मिलता है। लेकिन उस समय क्या हुआ कि उन राजनीतिक दलों को किसी को भी बड़ा एक तरफा क्या है, बहुमत नहीं मिला, इसलिए कई राजनीतिक दलों ने मिलकर अपनी एक गठबंधन की सरकार बनाई थी। लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को, अब ये राष्ट्रीय पार्टियां क्या होती है, देखिए राष्ट्रीय पार्टियों की यदि हम बात करें तो इनके अंतर्गत बताया जाता है कि जो पार्टियां देश के उच्च स्तर पे होती है या जिनके पास लोकसभा की कम से कम 4% 5% सीटें हम यदि मानते हैं, तो उनके पास लोकसभा की 6 सीटें हो या 12 सीटें किसी राज्य के अंतर्गत आती है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। अब हम बात करें, क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ती है। यह कह रहा है कि इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ती है। ध्यान रखना, सरकार कैसे बनती है उस समय, यदि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो जो राष्ट्रीय पार्टी होती है, हम राष्ट्रीय पार्टियों की बात करते हैं जिसके अंतर्गत बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है, तृणमूल कांग्रेस आती है, आम आदमी पार्टी आती है और आरएलपी जो अभी नई नई इसके अंतर्गत जुड़ी है इस पार्टी के अंतर्गत। तो ये क्या होती है, ये जो राष्ट्रीय पार्टियां होती है यदि इनको बहुमत नहीं मिलता है तो ये क्या करती है, क्षेत्रीय दल। अभी मैंने आपको बताया था कि उस समय क्या होता है, क्षेत्रीय दलों का कई राज्यों के अंतर्गत उदय हुआ था, तो ये क्या करती है, राष्ट्रीय पार्टियां इन क्षेत्रीय दलों को अपने साथ मिलाती है और जो अनेक छोटी छोटी जो पार्टियां होती है उनके साथ क्या कर लेती है, ये गठबंधन कर लेती है और उसके बाद इनको क्या बनानी पड़ती है, सरकार बनानी पड़ती है। लेकिन गठबंधन की सरकार की यदि हम बात करें तो ये ज्यादा दिन नहीं चलती। इसका उदाहरण हमारे सामने अटल बिहारी वाजपेयी जी के 13 दिन की चली सरकार का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि उन्होंने उस समय की हम बात करें, 90 के दशक की बात की यदि हम बात करें तो उस समय क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम बात करते हैं, उस समय वह प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उनकी सरकार केवल 13 दिन की चली क्योंकि उनकी जो सरकार थी वो गठबंधन की सरकार थी। और 13 दिन सरकार मतलब हम क्या बात करें, एक प्रधानमंत्री का शासनकाल होता है 5 वर्ष, लोकसभा की जो शासनकाल होता है, कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अब आप सोचो 5 वर्ष का कैंडिडेट केवल 13 दिन में हट जाता है तो कितनी बड़ी बात होगी। तो ये होती है गठबंधन सरकार है। यदि हम आगे यदि बात करते हैं इसके अंतर्गत तो हमारे को देखने को मिलता है इसके अंतर्गत, इससे सत्ता में साझेदारी और सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने में नई संस्कृति अपनी। किस प्रकार, देखिए इससे सत्ता में साझेदारी और सरकारों की स्वायत्ता, सरकारों की मतलब ये कह रहा है सत्ता की एक तो साझेदारी करने का मौका मिला है हमारे को, ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को जोड़ने का, और सत्ता की सरकारों की स्वायत्तता मतलब उनको स्वायत्तता मतलब उनको शक्ति दी गई है एक प्रकार के, सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की नई संस्कृति अपनी है। सभी सरकारों, राज्य सरकारें जितनी भी है उनको भी सम्मान दिया गया है, स्वायत्ता यानी उनको शक्तियां दी गई, उनकी शक्तियों का ज्यादा से ज्यादा आदर किया गया है। इस प्रकृति को सुप्रीम कोर्ट के ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था जिसके प्रति राज्यों को उनकी स्वायत्तता दी जानी चाहिए। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना और केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया है कि इस फैसले से क्या हुआ कि केंद्र सरकार अपने मनमाने ढंग से राज्य सरकार को कभी भी भंग नहीं कर सकती है। यह कब से हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना फैसला सुनाया था, सबसे बड़ा फैसला जिससे राज्य सरकारों को सबसे ज्यादा अधिक स्वायत्ता मिल चुकी है। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत, ध्यान रखना, संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी
है कि संविधान लागू हुआ उसके तत्काल बाद की हम बात करें, संविधान लागू होने के बाद का जो काल है उससे ज्यादा प्रभावी हमारी यह व्यवस्था कब से हुई है कि संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता के साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में यदि हम बात करें तो ज्यादा प्रभावी है आज के जमाने में। आज के वर्तमान की बात करें तो संविधान के बाद जब हम बात करते हैं उस समय से ज्यादा अभी प्रेजेंट में यह क्या है, प्रभावी है। कौन सी साझेदारी? सत्ता की साझेदारी। और ये किस व्यवस्था के तहत? संघीय व्यवस्था के तहत केंद्र और राज्य एक स्तर पर एक धरातल पर रहकर कार्य करते हैं। अब हमारे सामने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि गठबंधन की सरकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का यदि हम कहते हैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है ये कि गठबंधन की सरकार क्या होती है। देखिए, गठबंधन की सरकारों की यदि हम बात करें तो ये जो गठबंधन की सरकार होती है, देखिए मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था इसके बारे में कि इसके अंतर्गत यदि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है लोकसभा के अंतर्गत तो 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर एक सरकार बनाने का कार्य करती है। और जब वह मिलकर सभी सब पार्टियां मिलकर जब एक सरकार बनाती है तो उसे ही गठबंधन की सरकार कहा जाता है। अब वो देखिए कैसे, एक से अधिक राजनीतिक दलों के द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। यह होगी इसकी परिभाषा कि एक से अधिक यानी 2 या 2 से अधिक, 3, 4, 5 कितने भी राजनीतिक दल इसके अंतर्गत हो सकते हैं। यानी एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार क्या कहलाती है? गठबंधन की सरकार कहलाती है। इसके बाद यदि हम बात करें अनुसूचित भाषाएं कौन कौन सी हैं तो इनको वे 22 भाषाएं कितनी हैं? यदि हमने पहले पढ़ा था कि हिंदी और अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है और वह भाषाएं कौन सी भाषाएं कहलाती है? अनुसूचित भाषाएं, जिसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट यदि हम बात करें तो हिंदी है और हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाएं हैं जिनको इनके अंतर्गत शामिल किया गया है। देखिए ये क्या है, वे 22 भाषाएं जिन्हें भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन यदि आपको पूछा जा सकता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किनको जोड़ा गया है तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है और जिसे हम क्या कहते हैं? अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। यदि क्वेश्चन आपके आता है 1 नंबर का, यदि क्वेश्चन आपके बनता है ये कि अनुसूचित भाषाएं किसे कहते हैं तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को रखा गया है और यही 22 भाषाएं अनुसूचित भाषाएं कहलाती है। आगे यदि हम बात करें तो भाषाई राज्य ही क्यों? हमारे सामने अगला क्वेश्चन आता है कि भाषा ही राज्य क्यों, कि भाषा के आधार पर ही राज्यों को क्यों बनाया गया? तो वो देखते हैं हम, भाषा ही राज्य क्यों। राज्यों को भी अपनी राजभाषाएं हैं, राज्यों की भी क्या है? अपनी राजभाषाएं। जैसे महाराष्ट्र की मराठी है, गुजरात की गुजराती है, पश्चिम बंगाल की बंगाली है और हम कह सकते हैं राजस्थान की राजस्थानी। इसी प्रकार हम बात करें तो हर राज्य की अपनी क्या होती है? एक राजभाषा होती है। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। ध्यान रखना, राज्यों का जो अधिकांश काम होता है वो क्या होता है? अपनी राजभाषा के अंतर्गत होता है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग, ध्यान रखना अंग्रेजी का जो प्रयोग हमने पिछली बार अभी इसके अंदर पढ़ा है 1965 में, ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सन आपके सामने रहेगा, 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। पर अनेक गैर हिंदी प्रदेशवासी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का जो प्रयोग है उसको जारी रखा जाए। ध्यान रखना जो हमारी सरकारी जो कार्य होते हैं, जो राजकीय कार्य होते हैं, उनके अंतर्गत किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। जबकि यह काम तो 1965 को बंद हो जाना चाहिए था कि हमारे जो राजकीय कार्य है उनके अंतर्गत अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में ही बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन भारत के अंतर्गत जो गैर हिंदी राज्य हैं, गैर हिंदी भाषा वाले जो राज्य हैं, उनकी मांग थी कि अंग्रेजी का प्रयोग ही जारी रखा जाए जिनसे उनके लिए आसानी हो। अब हम बात करें तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु स्टेट अपने दक्षिण का स्टेट है, तो तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप ही ले लिया था। कौन सा रूप ले लिया था? उग्र रूप। बहुत तेजी से हुआ इसका कार्य यहाँ पर,
केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में प्रयोग की क्या दे दी, अनुमति दे दी। और इस विवाद को उन्होंने क्या कर दिया, सुलझा दिया। जो तमिलनाडु और केंद्र सरकार के मध्य, यानी राज्य की सरकार और एक केंद्र की सरकार के मध्य जो विवाद पनपा था भाषा को लेकर, तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी कौन सी भाषा का प्रयोग दे दिया, राजकीय कार्यों के अंतर्गत। आज भारत के राजकीय कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों भाषाओं को ही शामिल किया गया है। अंग्रेजी को इसलिए किया गया है कि तमिलनाडु में इसने उग्र रूप ले लिया था और केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान दिया, तो केंद्र ने यह माना कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कार्यों में प्रयोग करना चाहिए। और जब से इसका प्रयोग शुरू हुआ है तब से विवाद को सुलझाया भी गया है। किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। आगे हम देखते हैं, तो अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। जो अंग्रेजी भाषा वाले लोग हैं, ध्यान रखना कि कई लोगों का यह मानना था कि केंद्र सरकार ने जो अंग्रेजी को हिंदी के साथ जो स्थान दिया राजकीय कार्यों के अंतर्गत, इससे जो अंग्रेजी भाषी अभिजन है, जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं, उनको क्या हुआ है, ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा है। हम देखते हैं अब राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं, ध्यान रखना क्या कह रहा है ये, कि राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कई और भाषा बोलते हो। किस प्रकार, मैंने अभी आपको बताया था कि होता क्या है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र सरकार कई बार क्या करती है, राज्य सरकारों पर अपनी मनमानी करती है। इस प्रकार इसके अंतर्गत यही बताया है कि राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की हमेशा नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार राज्यों पर क्या कर सकती है, हिंदी को थोप सकती है। गलत बात है, ये सर गलत बात है कि इसका यह मतलब नहीं है कि आप बढ़ावा दो किसी चीज को, लेकिन केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां पर कोई और भाषा बोली जाती है, जहां कोई और लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे तमिलनाडु की बात करें हम, ठीक है ना, तो तमिलनाडु में यदि आप हिंदी भाषा को थोपते हो तो ये तो गलत बात है, ठीक है ना। इस प्रकार इसमें बताया है कि आप नीति तो बना रहे हो, लेकिन इसको बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं है कि केंद्र उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां पर लोग कोई और भाषा बोल सकते हैं। आगे देखिए, अब हम आगे बात करते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए हैं। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीलंका का उदाहरण आपके सामने आ चुका है, क्योंकि हमने देखा था कि श्रीलंका के अंतर्गत सिंहली लैंग्वेज बोलती जाती है। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? सिंहली, क्योंकि वहां पर 74% जो आबादी है वो किस जाति के? सिंहलियों की है। इस प्रकार वहां पर सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो सिंहली भाषा का प्रयोग किया जाता है और श्रीलंका को सिंहली भाषा का राजभाषा घोषित कर दी गई है। इसी प्रकार हमने देखा था श्रीलंका के अंतर्गत 18% तमिल लैंग्वेज वाले लोग रहते हैं, तमिल रहते हैं वहां पर लोग। तो हम इस लचीले रुख की वजह से हमने भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया देखी है, हमारे देश के अंतर्गत संशोधन की जिस प्रक्रिया को लागू किया गया है, उस लचीले रुख की वजह से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से क्या करें? बच गए, नहीं तो हमारी भी आज स्थिति श्रीलंका जैसी ही हो जाती। आगे यदि हम बात करते हैं, भारत में भाषाई विविधता, कौन सी विविधता है? भाषाई विविधता। अब ये किस प्रकार है? देखिए अब हम बात करें भारत में भाषाई विविधता। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 1500 अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। कितनी भाषाएं बोली जाती है? 1500 अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। इन भाषाओं को कुछ मुख्य भाषाओं के समूह में रखा गया है। जैसे हम बात करते हैं कि हर राज्य के अलग अलग के, हमारे यदि राजस्थान की भी बात करें तो हर 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बाद लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ कुछ और लैंग्वेज है, 20 किलोमीटर जाने पे गांव की दूसरी लैंग्वेज हो जाएगी।
तो उसी प्रकार कहते हैं इन सभी भाषाओं को किसी एक क्षेत्रीय समूह की जो भाषा होती है उसके अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है कि कोई मुख्य भाषा के रूप में कोई भी मुख्य भाषा हो सकती है। जैसे राजस्थान में हम ज्यादा हिंदी का प्रयोग करते हैं तो मारवाड़ी है, तो जिसको यदि मारवाड़ी नहीं आती है तो ये अलग अलग क्षेत्र की जो भाषा है उन सभी को मिलाकर एक भाषा के रूप में उनको शामिल कर दिया जाता है। तो इस प्रकार बताया कि भारत के अंतर्गत कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग 1500 भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए जैसे भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली और कई अन्य भाषाओं को हिंदी के समूह में रखा गया। मैंने अभी आपको बताया है कि राजस्थान के अंतर्गत जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा का जो प्रयोग किया गया है उस प्रयोग को उनको किसी मुख्य विशेष भाषा के रूप में रखा गया है। जैसे भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी, भीली कई अन्य भाषाएं हैं जिनको हिंदी के समूह में रखा गया है। कौन से समूह में रखा गया है? हिंदी के समूह में रखा गया है। विभिन्न भाषाओं के समूह बनाने के बाद भी भारत में 114 मुख्य भाषाएं, ध्यान रखना, विभिन्न भाषाओं के अलग अलग भाषाओं का एक समूह बना दिया, फिर भी भारत देश के अंतर्गत 114 कितनी भाषाएं मुख्य भाषाएं हैं? 1500 से 114 पे लिया है तो मतलब हम आइडिया लगा सकते हैं प्रत्येक मुख्य भाग के अंतर्गत, मुख्य भाषा के अंतर्गत 14 से 15 लैंग्वेज है। इनमें से 22 भाषाओं को संविधान के 8वें अनुच्छेद में अनुसूची के अंतर्गत, 8वीं जो अनुसूची, ध्यान रखना प्रिंट गलत हो चुका है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं के लिस्ट में शामिल रखा गया है। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। अब हम बात करें तो देखते हैं अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। जो अन्य भाषाएं, जो 22 भाषाओं के अलावा जो भाषाएं हमारे बचती है देश के अंतर्गत, उनको अनुसूचित भाषा कहा जाता है। ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है अनुसूचित भाषा किसे कहा जाता है? तो ये वह भाषा है जिनको संविधान की 22 भाषाओं के अलावा जो दर्जा दिया गया है उन अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। इस तरह से भाषाओं के मामले में भारत दुनिया का सबसे विविध देश है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में जो 114 मुख्य भाषाएं हैं, इस प्रकार से भारत विश्व का, यदि हम बात करें, दुनिया का सबसे विविध देश है, अलग प्रणाली का देश है, जहां पर इतनी भाषाओं को दर्जा दिया गया है। संविधान में कुल भाषाएं कितनी है? 22 भाषाएं। कितनी है? 22 हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो राजकीय कार्यों के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी को दर्जा दिया गया है। कौन सी लैंग्वेज को दिया गया है दर्जा? अंग्रेजी को दर्जा दिया गया है। अब आगे की ओर यदि हम बात करें तो भारत में विकेंद्रीकरण, कौन सा करण? विकेंद्रीकरण सॉरी, भारत में विकेंद्रीकरण क्या है? इन इकाइयों को किस प्रकार बांटा गया है, छोटी छोटी इकाइयां किस प्रकार बनाएंगे वो देखते हैं। भारत एक क्या है? विशाल देश है, ये तो आप सब जानते होंगे क्योंकि जनसंख्या में हमारा दूसरा स्थान है। तो जाहिर सी बात है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत एक क्या है? विशाल देश है, जहां 2 स्तरों वाली सरकार काम चलाना, 2 स्तरों वाली सरकार से काम चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए हमने देखा था कि भारत की जो शासन व्यवस्था का स्तर है वो त्रिस्तरीय स्तर है। सबसे पहले हम यदि बात करते हैं तो वापस आपको रिपीट करवा देता हूं, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की हम बात करें तो पूरे देश के अंतर्गत कंट्रोल करती है। दूसरे नंबर यदि हम बात करें तो राज्य सरकार। तीसरे नंबर की हम बात करें तो वो होती है स्थानीय सरकारें। कौन सी सरकारें हैं? स्थानीय सरकारें। अब हम देखते हैं तो भारत के अंतर्गत इतने बड़े स्तर पर 2 स्तर वाली सरकार से काम चलाना बहुत मुश्किल काम था। इसलिए भारत के कुछ राज्य तो यूरोप के कई देशों से भी बड़े हैं। यूरोप के कई देश की हम बात करते तो हमने बेल्जियम देखा था, तो बेल्जियम तो हरियाणा का भी आधा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे भारत के कई राज्य तो ऐसे जो यूरोप के देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश तो रूस से भी बड़ा है। ध्यान रखना, जनसंख्या के मामले की यदि हम बात करें तो हमारा जो उत्तर प्रदेश जो राज्य है, जो स्टेट है, वो है तो रूस से भी बड़ा है। किस देश से बड़ा है? रूस से बड़ा है, जिसका कवरेज क्षेत्र सबसे ज्यादा हम मानते हैं। इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बोली, खान पान और संस्कृति की विविधता देखने को मिलती है। ध्यान रखना, इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हम यदि उत्तर प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि यहाँ अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत अलग अलग बोली बोली जाती है।
यहाँ का खान पान अलग है, और उनका जो कल्चर है, जो उनकी संस्कृति है, वो भी हमारे को विविधता में देखने को मिलती है, यानी अलग अलग प्रकार से देखने को मिलती है। कई स्थानीय मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है। कई स्थानीय मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका जो हम कह सकते हैं जो निपटारा है, जो विवाद होता है, उसको किस प्रकार निपटाया जाता है, वो स्थानीय स्तर पे ही निपटाया जा सकता है। कि मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है, स्थानीय सरकारें क्या होती है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहले हम यदि बात करें तो वह है पंचायती राज व्यवस्था, और दूसरी यदि हम बात करें तो वो है स्थानीय शासन, या हम कह सकते हैं नगरीय निकाय। अब हम आगे की ओर इसमें देखें तो स्थानीय सरकार के माध्यम से सरकारी तंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होती है। लोगों की क्या होती है, सरकारी तंत्र के अंतर्गत सीधी भागीदारी सुनिश्चित होती है। इसलिए भारत में सरकार के एक तीसरे स्तर को बनाने की जरूरत महसूस हुई कि लोग यदि हमारे से सीधा कनेक्ट नहीं हो पा रहे, गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं अपनी सीधी, तो उनके लिए एक तीसरा स्तर बनाया गया था, और उस तीसरे स्तर का नाम क्या है, स्थानीय सरकारें, जो पंचायती राज व्यवस्था या शहरी निकाय से संबंधित होती है। आगे आपके सामने जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बार बार, यह भी आपके सामने आ चुका है। पंचायती राज क्या है? गांव के स्तर पर स्थानीय शासन, ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्रों पर जो स्थानीय शासन होता है वो क्या कहलाता है, तो गांव के स्तर पर स्थानीय शासन ही क्या कहलाता है, पंचायती राज कहलाता है। पंचायती राज किसे कहते हैं? ग्रामीण स्तरों पर जो सरकार चलाई जाती है उसे पंचायती राज कहते हैं। इससे पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 73वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1993 में इसको लागू कर दिया गया था, और इसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, जिसके 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29, 29 विषय को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और यदि हम बात करें तो यह व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 के अंतर्गत, 2 अक्टूबर 1959 के अंतर्गत इसको लागू किया गया था। और सबसे पहले यह पंचायती राज व्यवस्था नागौर जिले के अंतर्गत, राजस्थान के नागौर जिले के अंतर्गत लागू की गई। और इस व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया था? नागौर के अंतर्गत यदि हम बात करें तो इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखना, उस समय देश के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस देश के अंतर्गत जो स्थानीय शासन है, जो सत्ता, जो सरकार का जो तीसरा स्तर है, उसको लागू करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, नागौर के अंतर्गत। और 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी के अंतर्गत इसको लागू किया गया है। और पंचायती जो राज दिवस है, ये ध्यान रखना आप, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को इसको मनाया जाता है। कई बार बच्चे गलती यही करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर को लागू किया गया है, इसलिए ऑप्शन में हमेशा 2 अक्टूबर भी आता है, तो बच्चे कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं और 2 अक्टूबर पे सही राइट कर देते हैं, लेकिन वो उनका आंसर गलत हो जाता है, जबकि इसका सही आंसर क्या है? 24 अप्रैल। और एक चीज ध्यान रखना, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित एक अनुच्छेद है भारतीय संविधान के अंतर्गत, पंचायती राज व्यवस्था का अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 40, अनुच्छेद नंबर 40 को इसके अंतर्गत रखा गया है। देखिए अनुच्छेद संख्या 40 को इसके अंतर्गत रखा गया है। अब हम बात करें तो हुआ क्या, वो देखिए आप, पंचायती राज व्यवस्था हमने देख लिए, किसी ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत शासन चलाने का जो तरीका होता है वही पंचायती राज व्यवस्था कहलाती है। दिसंबर 1992 की हम बात करें, देखिए क्या हुआ। दिसंबर 1992 में भारतीय संविधान के 73वां और 74वां संविधान संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत ध्यान रखना 93 आएगा इसके अंतर्गत, यह मिस्टेक है। इसके तहत भारत के स्थानीय स्वशासन निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और
भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाया गया था कि यह हमारे 1993 के अंदर लागू हुई थी और संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन इसके अंतर्गत लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत शहरी निकाय और पंचायती राज व्यवस्था को स्थान दिया गया था। अब हम बात करें 1992 की पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान क्या थे वो देखिए। अब स्थानीय स्वशासन जो निकाय है, देखिए अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। एक प्रकार से कहा गया है कि स्थानीय स्वशासी निकाय जो स्थानीय क्षेत्र होता है, नियमित रूप से कराना, जो चुनाव है उनको नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। संविधान के लिए बाध्यता हो गई एक प्रकार से कि आप नियमित रूप से चुनाव करा। निर्वाचित स्वशासी निकायों, निर्वाचित जो होते हैं उन निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा जो वर्ग है उनके लिए सीटें आरक्षित की गई है। यदि हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र पे जो पंचायती राज व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की गई है कि इससे संबंधित यहाँ पर लोग अपने उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं या लोग अपने प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इस प्रकार आगे हम बात करें, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। कितने तिहाई? 1/3 पद। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं को कितने पद आरक्षित है, तो ध्यान रखना महिलाओं के लिए 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। किसके अंतर्गत? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को 1/3 पद क्या किए गए हैं? आरक्षित किए गए हैं। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। कि हमने देखा था कि हमने जो तीसरा स्तर है स्थानीय शासन, जो हमने पढ़ा है कि स्थानीय जो स्वशासन होता है, जो त्रिस्तरीय जो सरकार होती है उसका जो तीसरा भाग है स्थानीय शासन, उसको हमने 2 भागों में पढ़ा था। एक तो पंचायती राज व्यवस्था और एक नगर पालिका, ठीक है ना, नगर पालिका होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था हमने देखी थी, ये तो किसके अंतर्गत आती है? ग्रामीण क्षेत्रों में। और जो नगर पालिका का जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आएगा? शहरी निकाय के अंतर्गत। इसलिए बताया गया है कि पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? राज्य चुनाव आयोग। किस चुनाव आयोग का? राज्य चुनाव आयोग। और इसी से एक चीज आपको बता देता हूं, भारत देश के अंतर्गत चुनाव आयोग की, राज्य का ध्यान रखना अलग से, और भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की जाती है 1950 में। किसके अंतर्गत की जाती है? 1950 के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाती है। 1950 में देश के अंतर्गत एक चुनाव आयोग स्थापित किया जाता है, जिसके द्वारा भारत देश का प्रथम चुनाव 1952 के अंदर संपन्न करवाया गया था। तो ध्यान रखना, यहां पर पंचायत और नगर पालिका की बात हो रही है। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग बनाया गया था। कौन सा चुनाव बनवाया गया था? राज्य चुनाव आयोग। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों को कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। क्या होता है कि राज्य सरकारों को ये जो स्थानीय निकाय पर जो सरकारें चलती है, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हो सकती है या शहरी निकाय की जो हम कह सकते हैं नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम से संबंधित हो सकती है, को इनको अपना कुछ हिस्सा देना पड़ता है। किसको? राज्य सरकारों को। राज्य सरकारें क्या करती है, जो शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारें चलती है उनको अपना कुछ हिस्सा देती है, जहां पर विकास कार्य कराया जा सके। कहां पर किया जा सकता है विकास कार्य? हम कह सकते हैं वो चाहे गांव का इलाका हो चाहे शहर का इलाका हो सकता है। अब हम इसमें बात करें ग्राम पंचायत। देखिए ग्राम पंचायत क्या होता है, आप सब जानते होंगे भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है। यह आप तो सभी को पता ही होगा कि भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है। यहां पर गांवों की संख्या अधिक है, इसलिए यहां एक शब्द आया हमारे सामने, ग्राम पंचायत। देखिए क्या होता है, प्रत्येक गांव या ग्राम समूह की एक पंचायत होती है जिसे हम कह सकते हैं ग्राम पंचायत। प्रत्येक गांव या किसी अपने ढाणियां होती है, जैसे ढाणियां होती है वो बहुत छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, उनको हम ढाणी भी कहते हैं, गांव भी कहते हैं, ठीक है ना। इन सब की मिलाकर एक पंचायत होती है, उसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। कौन सी पंचायत कहते हैं? ग्राम पंचायत कहते हैं, जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है, जिसके अंतर्गत कई सदस्य और एक क्या होता है? अध्यक्ष होता है। उस अध्यक्ष को प्रधान अध्यक्ष सरपंच कहलाता है। ध्यान रखना, वह क्या कहलाता है? प्रधान अध्यक्ष क्या कहलाता है? हमेशा
सरपंच कहलाता है। आपने देखा होगा कि सरपंच के चुनाव के अंतर्गत छोटी छोटी जो ढाणियां होती है या हम कह सकते हैं जो गांव होते हैं, 4 से 5 गांवों का मिलाकर एक क्या होता है, प्रधान अध्यक्ष होता है। क्या होता है, एक प्रधान अध्यक्ष होता है, और वो प्रधान अध्यक्ष क्या कहलाता है, सरपंच कहलाता है। कई गांवों का 4 से 5 गांवों का मिलाकर एक अध्यक्ष बनता है जिसको हम प्रधान अध्यक्ष कहते हैं, और वही प्रधान अध्यक्ष हमेशा क्या कहलाता है, सरपंच कहलाता है। आगे यदि हम बात करें तो पंचायत समिति क्या है, देखिए पंचायत समितियों की हम बात करें तो कई ग्राम पंचायत मिलकर मंडल समिति, कई ग्राम पंचायत मतलब कई गांवों की पंचायतें मिलकर, जैसे हम यहाँ छोटे छोटे गांवों की बात करें तो कई सरपंच मिलकर, एक सरपंच के अंडर में 4 से 5 गांव आते ही हैं, या छोटी छोटी ढाणियां आती है 4 से 5, तो ये क्या करते हैं, सभी सरपंच मिलकर अपनी एक समिति बनाते हैं जिसे ही पंचायत समिति कहा जाता है। कि कई ग्राम पंचायतें मिलकर मंडल समिति या पंचायत समिति का क्या करती है, गठन करती है। कौन से समिति का, पंचायत समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है, कई ग्राम पंचायतों द्वारा मिलकर एक समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम है पंचायत समिति। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाकों के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। ध्यान रखना, इसके अंतर्गत जो चुनाव होता है सदस्यों का, पंचायत समिति के सदस्यों का जो चुनाव होता है, उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य उसका क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। पंचायत के जितने भी सदस्य होंगे वो सारे के सारे उसका क्या करते हैं, उस सदस्य का चुनाव करते हैं। आगे हम बात करें, देखिए आपके सामने एक चार्ट बनाया हुआ है, किस प्रकार इसको किस प्रकार बांटा गया है। ग्राम पंचायतों की समितियां, एक तो होता है नियोजित विकास से संबंधित, किस विकास से बताया गया है, नियोजन एवं विकास समिति। कौन सी विकास समिति, नियोजन एवं विकास समिति। नियोजन का अर्थ क्या होता है, सीधी सीधी भाषा में यदि एक लाइन में इसकी कोई आपको परिभाषा पूछे तो ध्यान रखना बिल्कुल इजी है कि सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया कदम ही नियोजन कहलाता है। कि सोच समझकर सही राह पर जो हम कदम उठा रहे हैं विकास के प्रति, उसी को ही नियोजन कहा जाता है। दूसरा इसके अंतर्गत बताया ग्राम पंचायती समितियां। दूसरी समिति होती है निर्माण कार्य की समिति, कि निर्माण कार्य के अंतर्गत कौन सी समिति कार्य करेगी, ठीक है ना। तीसरी होती है शिक्षा की समिति, कि इन गांवों के अंतर्गत शिक्षा का किस प्रकार प्रसार करना है, एजुकेशन को किस प्रकार डेवलप करना है, यह भी एक अलग से समिति बनती है, ग्राम पंचायत की समिति कहलाती है। एक होती है प्रशासनिक समिति, के गांवों के अंतर्गत प्रशासन किस प्रकार होगा, लोगों की रक्षा की किस प्रकार की जाएगी, संविधान के द्वारा नागरिकों को जो अधिकार दिए गए उनकी रक्षा की कैसे की जाएगी, उनकी समीक्षा किस प्रकार होगी, उसके लिए एक प्रशासनिक समिति भी होती है। इसके अलावा यहाँ पर स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, कि आज आपको पता है कि गांवों के अंतर्गत अधिक बीमारियां फैल जाती है, ठीक है ना। बीमारियां फैलने के कारण हम बात करें तो उनके स्वास्थ्य के लिए वहां पर एक कल्याण समिति होती है, यानी हॉस्पिटल होते हैं छोटे मोटे। अब एक इसके अंतर्गत बताया गया है गांवों के अंतर्गत, राजस्थान की यदि हम बात करें, यदि राजस्थान राज्य में यदि हम बात करें तो यहां पर जल प्रबंधन समिति सबसे इंपॉर्टेंट रहती है हमारे लिए, क्योंकि राजस्थान में थोड़ी सी क्या पानी की कमी है, और पानी की कमी होने के कारण गांवों को सही तरीके से जल का प्रबंध नहीं हो पाता है। इसलिए उन पंचायतों के लिए ग्राम पंचायतों की जो प्रमुख समितियां होती है, उन समितियों द्वारा जल प्रबंध की क्या बनाई गई है, समिति बनाई गई है, जिसके द्वारा गांवों को सही समय पर पानी पहुंचाया जा सकता है। यदि हम आगे बात करें इसके अंतर्गत तो हम देखते हैं पंचायतों की मुख्य परेशानियां अब क्या होती है। पंचायतों की सबसे मुख्य परेशानी क्या होती है, क्योंकि वहां पर कई लोग ऐसे हैं कि जो अनपढ़ और शिक्षित नहीं है, हम कह सकते गरीब समुदाय से रिलेट करते हैं, तो उनको जागरूकता का अभाव है। वो ये नहीं जानते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत के अंतर्गत किस योजना निकली है। तो इस जगह क्या होता है कि भ्रष्टाचार आज इतना फैल गया है, करप्शन, कि जिसके वजह से जागरूकता का अभाव ये हो गया कि जागरूकता के अभाव के कारण दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है, और धन का अभाव, गांवों के अंतर्गत पैसा कम है आज, क्योंकि जो लोग गांवों के अंतर्गत कृषि करते हैं उनका मुनाफा नहीं हो पाता है सही तरीके से, ठीक है ना। और अधिकारियों की मनमानी, ये अधिकारियों की क्या होती है, मनमानी करते हैं अपने जितने भी जैसे अधिकारी होते हैं, कोई ग्राम विकास अधिकारी हुआ, कोई पटवारी हुआ, अलग अलग जो विभाग के जो अधिकारी होते हैं वहां पर वो अपने मनमानी करते हैं। तो ये पंचायतों की क्या होती है, परेशानियां भी होती है। जन सहभागिता में कमी,
कि जनता की सहभागिता नहीं रहती है सरकार के प्रति, या अपना जो लोकतंत्र होता है, पंचायती राज व्यवस्था होती है, जो सरपंच होता है, जो प्रमुख प्रधान होता है वहां पर, उसके प्रति उनकी साथ भागीदारी नहीं होती है। तो जन सहभागिता में कमी होने के कारण यह भी इनकी एक परेशानी है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराना, कि केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है वो समय पर इन ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराती है। कौन सी सहायता? वित्तीय सहायता, यानी पैसे से संबंधित इनको सहायता समय पर नहीं मिलती है। इस कारण यह भी एक प्रकार से इनकी मुख्य परेशानी है। चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? नियमित रूप से कभी कभी चुनाव होते हैं, कभी इनको चुनाव होते नहीं है, काफी समय बाद होता है। इससे क्या हो गया है कि लोकतंत्र को नुकसान होता जा रहा है। अब हम आगे बात करते हैं, इससे यदि हम पंचायती व्यवस्था से यदि ऊपर चलते हैं तो हमारे सामने एक आती है जिला परिषद। कौन सी परिषद आती है? जिला परिषद। अब वो जिला परिषद क्या है? देखिए, किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर एक जिला परिषद का गठन होता है। क्या होता है? जिला परिषद का गठन किस प्रकार होता है? किसी जिले की, कोई भी एक जिला ले लो, जैसे हम अपने अजमेर जिले की बात करते हैं तो अजमेर जिले के जितने भी गांव हैं उन गांवों की जो पंचायतें होती है, ध्यान रखना, जो पंचायत समितियां होती है, जो ग्राम पंचायतों द्वारा मिलकर एक समिति बनाई जाती है, उन पंचायती समितियों को मिलाकर एक जिला परिषद का गठन होता है। किसका होता है गठन? जिला परिषद का। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिला परिषद का गठन किस प्रकार होता है? तो किसी जिले की सभी पंचायत समितियों द्वारा मिलकर एक परिषद का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है जिला परिषद। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का क्या होता है? चुनाव होता है। जिला परिषद में उसे जिले के लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर के संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। ध्यान रखना, जिला परिषद के अंतर्गत कौन शामिल हो सकता है? या तो कोई लोकसभा का सदस्य जिसको हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद होते हैं हमारे, और हम कह सकते हैं विधानसभा के सदस्य एमएलए होते हैं जिनको हम कहते हैं स्थानीय भाषा में विधायक कहते हैं। तो ये जो विधायक और जो सांसद होते हैं ये भी इन जिला परिषदों के सदस्य हो सकते हैं, और जिला स्तर की यदि कोई संस्था है तो उसका भी सदस्य बन सकता है। देखिए क्या है, वापस फिर से देखना, किसी जिले की जो सभी पंचायतें होती है, किसी जिले के अंतर्गत जितनी भी पंचायत समितियां हैं वो मिलकर एक क्या बनाती है? जिला परिषद। और जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का क्या होता है? चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले की लोकसभा के सदस्य, जैसे अजमेर जिले की बात करें तो अजमेर जिले के सांसद भी उसके अंतर्गत शामिल हो सकता है। विधानसभाएं, यदि अजमेर जिले के 8 विधानसभाएं तो 8 विधानसभाएं शामिल हो सकती है। 8 विधानसभाओं के विधायक शामिल हो सकते हैं सदस्य के रूप में जिला परिषद के अंतर्गत। तो इसके बाद यदि हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा कि जिला परिषद का जो प्रमुख होता है, जिला परिषद का जो प्रमुख होता है वो परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। क्वेश्चन आ सकता है राजनीतिक प्रधान क्या होता है? तो जिला परिषद का प्रमुख अधिकारी ही क्या होता है? राजनीतिक प्रधान होता है। अब आता है हमारे सामने नगर निगम। कौन सा निगम आता है? नगर निगम। नगर निगम किसे कहते हैं? कि यदि किसी क्षेत्र की पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक होती है, यदि कोई भी क्षेत्र, जैसे हम कह सकते हैं जिले स्तर पे होता है कि किसी जिले की जनसंख्या यदि 10 लाख से अधिक हो, या हम कह सकते हैं 6 लाख 8 लाख से ऊपर हो, तो उस क्षेत्र को नगर निगम घोषित कर दिया जाता है। क्या घोषित कर दिया जाता है? नगर निगम। क्योंकि यह शहरी निकाय की 3 इकाइयां होती है। कितनी इकाइयां होती है? जिसको यदि हमने पढ़ा था कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी निकाय को लागू किया गया था। कौन से निकाय को? शहरी निकाय। शहरी निकाय की बात करते हैं तो इसके 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले हम बात करें नगर पालिका। कौन सी पालिका? नगर पालिका। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो नगर परिषद आ जाती है, और तीसरे नंबर यदि हम बात करें तो उसको हम कह सकते हैं नगर निगम। तो इनको किस प्रकार विभाजित किया जाता है? जनसंख्या के आंकड़े के आधार पे, कि जहां पर 1 लाख से 2 लाख या 3 लाख से जनसंख्या होती है वो नगर पालिका में होती है, और किसी क्षेत्र की जनसंख्या यदि 3 लाख से अबव होती है तो वो नगर परिषद हो जाती है। और किसी जनसंख्या यदि 5 लाख या 6 लाख से अबव होगी, जितनी भी हो सकती है, 7 लाख 8 लाख 10 लाख,
उस क्षेत्र को नगर निगम कहा जाता है। इस प्रकार हमारा जो अजमेर जिला है वो नगर निगम के अंतर्गत आता है। इस प्रकार स्थानीय शासन चलाने वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती है। छोटे शहरों में नगर पालिका होती है। अभी मैंने आपको बता दिया कि भाई जहां पर जनसंख्या कम होगी उसको हम नगर पालिका कहेंगे, और बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। बड़े शहर यानी हम अपने अजमेर जिले की बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये मिलता है हमारे को नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। कौन से प्रतिनिधि करते हैं? निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। यदि नगर पालिका और नगर निगम का जो कार्यभार होता है वहां के निर्वाचित प्रतिनिधि ही करते हैं। यहां पर चुनाव करवाया जाता है। नगर पालिका नगर परिषद के अंतर्गत होते हैं पार्षद, ठीक है ना। और किसी नगर निगम की बात करते हैं तो वहां का मेयर होता है सबसे प्रमुख। तो होता क्या है कि यहाँ की जनता ही इन सदस्यों का क्या करती है? चुनाव करती है, अपने प्रतिनिधि चुनती है, और वही प्रतिनिधि आगे जाकर नगर पालिका और नगर निगम के कामकाज के अंतर्गत क्या करते हैं? कार्य करते हैं। सॉरी, देखिए नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। ध्यान रखना, नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? वहां के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को हम क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। अजमेर के अंतर्गत यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा जो पद है स्थानीय शासन का तो वो होगा हमारा मेयर। अब इसमें देखते हैं तो अपना चैप्टर यहां कंप्लीट हो चुका है। ध्यान रखना, आज हमने सिविक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, और जो अगला चैप्टर है आने वाला वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। इसलिए सबसे मेरा यही कहना है कि आप DCI राइज के ऑनलाइन चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बताइए कि आपको इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ने को मिलेगा। ऑल द बेस्ट।